नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुन रहे थे। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जेपी दलाल ने कई समस्याओं को मौके पर ही निपटारा किया तो कई समस्याओं को सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गलतफहमी ना फैलाए कि बीजेपी से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि लोगों को डूबते जहाज यानी कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। साथ ही कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, जिससे सरकार के पराली प्रबंधन का फायदा उठाया और पराली जलाना बंद किया। कृषि मंत्री ने धनान गांव में बार बार टूट रही माइनर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही एक सप्ताह में धान की फसल के खड़े हुए पानी को निकालने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसान का नुकसान हुआ होगा कि वो किसान के नुकसान की भरपाई के लिए बाध्य होगा। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। हमने पराली कंज्यूम हो उसके लिए यूनिट लगवाई हैं, गैस के प्लांट लगवाए हैं, पावर के प्लांट लगवाए हैं। इंडियन ऑयल ने एथेनॉल का प्लांट भी लगाया है जो चालू हो जाएगा। 3-4 जिलों की पराली तो वो अकेला ही कंज्यूम कर लेगा। और जो बेलर दिए हैं, कल ही मैं आया था चंडीगढ़ से, यहाँ पर रास्ते में देखता आया हर जगह हर खेत में गांठ बना रखी है। और किसान भाइयों को समझ में आ गया कि भाई जो पराली से उसको आमदनी भी हो सकती है और 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देती है। पराली उसकी बिकती भी है और उसको ये भी पता है कि जो पराली में अगर आग लगाते हैं तो जो मित्र जीव हैं वो मर जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक हरियाणा के 14 एनसीआर के जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी और चरखी दादरी समेत 14 जिले शामिल हैं। यानी इन जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक रहेगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगी के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि भूटान देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है। इसके आधार पर प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाए जिससे सभी लोग खुश रहे। इसके अलावा सीएम मनोहर ने कहा है कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर गति बढ़ाने और उसके लाभ अंतिम पायदान पर खड़े कर हर व्यक्ति को मिले। सीएम ने आगे यह भी कहा है कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि उच्च स्तर की शिक्षा के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राइमरी शिक्षा के लिए प्ले और स्कूल और आदर्शन स्कूल बनाए गए हैं। वहीं सीएम ने ई ऑफिस यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समस्या निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पुस्तक का भी विमोचन किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री आवास पर दीपावली मनाई है। सीएम ने अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आए जनजाति बच्चे के साथ मिट्टी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई। इसके अलावा सीएम मनोहर ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया है। बच्चा बच्चा गोहना कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने अपने निवास स्थान पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पूर्व पीएम
वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। इस दौरान जगबीर मलिक ने ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर कहा है कि दूसरी पार्टियों ने चुनाव के अंदर दबकर पैसे चलाए हैं, जिसके कारण कांग्रेस के कैंडिडेट को नुकसान हो सकता है। अगर पैसे का सहारा ना लिया गया होगा तो कांग्रेस कैंडिडेट पहले नंबर पर आएगा। यदि तो पार्टियां पैसे का सहारा नहीं लेंगी तो कांग्रेस का एक नंबर पे आएगा, क्योंकि पैसे का ये बताते हैं कि पैसे का बहुत भारी रोल रहा उस एरिया में। गलत तरीके से पैसा बांट कर जो लोग करते हैं तो उससे तो कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस एक नंबर है। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरे होने के बाद अब मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ भवन में होगी। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम सील किया गया है। पहली पंक्ति में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में एचएपी और तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर फोर्स तैनात की गई है। बीएसएफ की कंपनी को रिजर्व भी रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तैनात की जा सके। वहीं मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होने हैं। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और 2 घंटे पहले मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल, बैलेट, कॉपी पेन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुख्य द्वार पर ही रख लिए जाएंगे। डीएसपी राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया है कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने के लिए प्रशासन सतर्क है। मतगणना के समय केंद्र में पहुंचने वाले लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील भी की है। की गाइडलाइंस हैं कि 3 लेयर में सुरक्षा होगी। तो इसमें पहला घेरा जो है पैरामिलिट्री का रहता है स्ट्रांग रूम के चारों तरफ, और उसके बाद दूसरा घेरा आर्मेड पुलिस या आईआरबी, तो हमने एचएपी आर्मी की जो लगाई है एक प्लाटून, और उसके तीसरा घेरा होता है हमारा हरियाणा पुलिस का। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये किया गया है कि गेट्स पे भी गार्ड लगाई गई है। तीनों जो गेट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह गार्ड है, और एक पेट्रोलिंग के लिए राइडर और पीसीआर भी चारों तरफ छोड़ी गई, तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में भी यही होगा जैसा हमेशा से सीडीएलयू में जब भी हम काउंटिंग करवाते हैं कि मेन गेट से ही आप मोबाइल फोन, आपकी व्हीकल, गाड़ी जो भी बाहर छोड़ना पड़ेगा, और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनको जो भी पार्टी के इंडिपेंडेंट लोगों के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जिनको पास अलाउड होंगे वही आएंगे। फरीदाबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति सज्जन कुमार जैन ने हर खबर हरियाणा की लॉन्चिंग पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मीडिया समाज का आईना होता है और उसे समाज के हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए कार्य करने चाहिए। वहीं हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने उद्योगपति सज्जन कुमार से बातचीत की, हम आपको सुनाते हैं। मैं हूं बीडी कौशिक, हर खबर चैनल से। हमारा विभिन्न शख्सियतों से मिलने का दौर जारी रहता है और आज हम बात करेंगे इंडो ऑटोटेक के चेयरमैन सज्जन कुमार जैन जी से। तो आइए बात करते हैं कि उनका अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और उन्होंने किस तरीके से फर्ज से अर्श तक का सफर तय किया है, इस विषय पे उनका क्या कहना है। तो आइए बात करते हैं सज्जन कुमार जी से। सज्जन कुमार जी, आपका हर खबर पे स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका जो जमीनी सफर है वो कहां से आपने शुरू किया और बिजनेस की बुलंदियों तक आप किस तरीके से पहुंचे हैं, थोड़ा उसका विवरण दें। धन्यवाद कौशिक जी। सबसे पहले तो मैं साधना चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने हर खबर हरियाणा चैनल को लॉन्च किया है,
मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपनी शुरुआत बिजनेस की फरीदाबाद से ही शुरू की है। 68 में मैं फरीदाबाद पहली बार आया हूँ और 1-1.5 साल मैंने एक किसी कंपनी में पहली और आखिरी नौकरी की थी। उसके बाद मैंने एक सिंगल मशीन से ही अपना भविष्य स्टार्ट किया था। वहीं बढ़ते महंगाई पर देखते हुए अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। आपको बता दें कि महिला ने बीजेपी सरकार को महंगाई को लेकर जमकर कोसा। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रही है। वहीं जब सब्जी विक्रेता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीछे से ही सब्जियां महंगी आ रही है और 2 महीने तक फिलहाल सब्जियां ऐसे ही महंगी रहेंगी। घर का बजट, सिलेंडर देख लो, सब्जी देख लो, बच्चों की फीसें देख लो, हर एक चीज पे असर है। कोई भी चीज हो, बंदे का जीना मुश्किल हुआ है। सिर्फ एक जान है जो बंदे की सस्ती, और कुछ भी नहीं। कोई भी पार्टी है, किसी को भी देख लो, कोई भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, आम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सब ये धर्म के नाम पे लड़ाई। किसी को इधर किसी का भी ध्यान नहीं है। बच्चों के जब स्कूल बंद है तो क्यों उनसे फीसें क्यों ली जा रही है? पहले ये पूछो, आधी कर दो कम से कम। बच्चों की फीस आधी कर दो। जब स्कूल की मेंटेनेंस नहीं, कोई आप सफाई नहीं, बिजली का बिल नहीं, तो उनको कुछ तो करो। नेट पे भी उनका वो लगाओ, वाईफाई बच्चों पे। पेट्रोल डीजल के दाम पे आग लगी हुई है, रोज बढ़ते हैं। कि फरीदाबाद में बढ़ती महंगाई को देखकर अब लोगों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। महिलाओं ने बीजेपी सरकार को महंगाई को लेकर जमकर कोसा है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रही। वहीं जब सब्जी विक्रेता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीछे से ही सब्जियां महंगी आ रही है और 2 महीने तक फिलहाल सब्जियां ऐसे ही महंगी रहेंगी। तो वही बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोगों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल से लेकर अब सब्जियां भी महंगी होते जा रही हैं। लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। इसी के साथ महिलाओं ने बीजेपी सरकार को महंगाई को लेकर जमकर कोसा है। नूह जिले मुख्यालय पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मादरे वतन हिंदुस्तान के सम्मान में वंदे मातरम तिरंगा रैली निकाली गई। ये तिरंगा रैली भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान मेवात में पाकिस्तान के समर्थन में की गई नारेबाजी के विरोध में निकाली गई है। वहीं वंदे मातरम तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता खुर्शीद राजाका ने की है। इस रैली में पूरे जिले के युवाओं ने भाग लिया। ये रैली पुराने बस स्टेशन से चलकर मुख्य बाजारों में होती हुई गई है। वहीं नूह शहर की नगर परिषद परिसर में बनी हुई शहीदों की मजार पर पहुंची और शहीदों को याद कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। हमारे मुस्लिम राष्ट्र मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी के आह्वान पर ये वंदे मातरम तिरंगा मार्च था मेवात के नौजवानों का। इसलिए ये विरोध में था कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो क्रिकेट मैच हुआ था उसमें कुछ मेवात के नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उनकी कड़ी निंदा करते हुए मुसलमान और हिंदू नौजवानों ने मिलकर आज ये तिरंगा वंदे मातरम मार्च निकाला, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के लिए। और हम इस मौके पर इसकी कड़ी निंदा करते हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में जो नारे लगाए थे, और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कुरुक्षेत्र में एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ संस्थान द्वारा दीपावली के अवसर पर भव्य जब दीप जले उठते कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में विशेषकर कलाकारों के साथ नगर के वरिष्ठ नागरिकों और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों ने दीपावली का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया। जब कार्यक्रम में बड़ी उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद थे तो अपनी भारतीय परंपराओं और मान्यता को एक बार अच्छी तरह से प्रदर्शित किया। इसी चिंतन के तहत इस कार्यक्रम में जहां गीत संगीत और नृत्य की बात की गई, वहीं मुख्य रूप से इस एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ संस्थान की बात की जाए तो ये संस्थान पिछले 4 सालों में 9वां कार्यक्रम आयोजित कर रही है। संस्थान के संचालक और प्रदेश के प्रमुख भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले कलाकार ब्रज शर्मा ने बताया है कि इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और संस्कारों के माध्यम से समाज को दिशा देने का कोशिश की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं ने भी अपनी प्रतिभा को दिखाया है। सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला छोरा करना किनारे वाला के पर घुंघरू बांध मेरा नाच क्षेत्र की सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है, जिसकी विशेषता ये है कि सबसे पहले तो ये त्योहारों को मनाती है और त्योहारों में परंपराओं को, संस्कृति को, मर्यादाओं को, मान्यताओं को ध्यान में रखती है। और मुख्य आकर्षण इस ग्रुप का ये है कि इस ग्रुप में मैक्सिमम अधिकतम जो है महिलाएं हैं और जिनकी आयु 50 से ऊपर की है। कुछ हमारी युवा साथी भी हैं, लेकिन वो आज भी अपने आप को जीवंतता से प्रदर्शित करती हैं, गीत गाकर, त्योहारों को मनाकर, आगे संस्कारों को देके। और आज दीपावली के उपलक्ष्य में ये प्रकार का आयोजन किया हुआ है। वहीं पलवल में झोला छाप यानी आरएमपी डॉक्टर कहे जाने वाले डॉक्टरों ने पलवल के विधायक दीपक मंगला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आरएमपी डॉक्टरों ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको स्थायी मान्यता देने की घोषणा की थी और वो चाहते हैं कि सरकार उनको ट्रेनिंग कराकर स्थायी मान्यता दे ताकि वो गांव में लोगों का इलाज कर सके। डॉक्टरों ने कहा है कि उन्होंने कोरोना काल में गांव के लोगों का अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज किया था। वहीं विधायक दीपक मंगला ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी समस्याओं को जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। देखिए, मानव चिकित्सा सेवा संघ के नेतृत्व में आज हमने माननीय दीपक मंगला जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग रखी है। आपने भी देखा होगा कि अभी पिछले समय में जो कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने हॉस्पिटल्स बंद कर दिए, ओपीडी बंद कर दी, फीस बढ़ा दी। और हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, इन्होंने अपना घर घर जाके दवाइयां देने का काम किया है। 50-60 रुपए में आरएमपी डॉक्टर्स है जो कि गाँव में प्रैक्टिस करते हैं और जिस किसी पे पैसे भी नहीं है उसका भी इलाज इन्होंने किया है और इस जो गंभीर महामारी थी इसमें रोक लगाई। प्रदेश सरकार जहां गरीबों को सस्ते दामों में राशन और पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं कुछ डिपो होल्डर्स विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के राशन को हड़पने का काम कर रहे हैं। मामला पुन्हाना उपमंडल के रसूलपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने डिपो होल्डर्स पर 2 महीने से राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें लॉकडाउन में भी पूरा राशन नहीं दिया गया। इस बारे में खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर इरशाद और तारिक का कहना है कि अभी तक ग्रामीणों को कोई शिकायत नहीं पहुंची है। शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी अशोक रोहिला का कहना है कि अगर ग्रामीणों को इस तरह की शिकायत है तो इंस्पेक्टर से इस बारे में जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी।
अटैचमेंट गुराल से अड़ीमल पे है, वो अटैचमेंट रसूल पर इन्वॉल्व कर रहा है कि रसूल पर नाज बांटे ना हो उन वक्त पे जावा बकवास करे वक्त छोरा रो आप वो पूरे कहाँ वो आधे बिना देवे पैसा नहीं दे ताड़ और दे और गाड़ी को उतार देवे। ये बता गया हमें गांव घर दिया जाएगा, लेकिन हम 3 बार गए, 3 बार उसका लड़का बदतमीज पर बोलता है अड़ीमल का डीप होल्डर का, और हमें नाज ना दिया। हम फिरोजपुर नमक से जाकर लाज लाए, एक हमारी जवान बहू है, हम ना गए कहीं 70 किलो बढ़ता है ना, 50 किलो दिया था हमें। अच्छा कितने? 100 रुपए। अच्छा, नहीं कुछ नहीं दिया गया, चीनी देखा ही नहीं है तो हम चीनी नमक हाँ बात ही नहीं करते। 2 बार बताते डबल अनाज आ रहा है, लेकिन डबल कोई नहीं देता। एक बार जाते हैं तो बोलो डबल नहीं सिंगल देते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। हमारा ज्यादातर बता रहे अटैचमेंट गुरालता है अड़ीमल के पास, अब भी वहाँ गए हैं, उनसे बातचीत करें। वहीं अगली खबर सोहना से है, जहां धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां अमेजॉन डिलीवरी बॉय ओरिजिनल सामान की जगह डुप्लीकेट सामान डिलीवरी कर रहे थे, जिसको लेकर कंपनी के मैनेजर ने सोहना पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बता दें कि आरोपी काफी समय से इस घटना को अंजाम दे रहे थे। अभी तक आरोपी अमेजॉन कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। ये 28/10 को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कंपनी की तरफ से। ये ललित कुमार है मैनेजर अमेजॉन कंपनी का। इसने कहा था कि भाई हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज है और वो जो अमेजॉन कंपनी से जो सामान आता है जो हमें कस्टमर को देना होता है, उस सामान से ये सामान को बदल के उसमें डम्मी चीज रख के उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं। वहीं गोहाना में एक दुकानदार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल दुकानदार फाइनेंसरों से तंग था। इसका खुलासा दुकानदार के बेटे को मिले सुसाइड नोट से हुआ है। वहीं दुकानदार की पत्नी ने फाइनेंसरों पर ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया है। दुकानदार की पत्नी का कहना है कि फाइनेंसर को पैसे दे दिए थे, इसके बाद भी फाइनेंसर ब्याज लगाकर और ज्यादा पैसे की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के नाम भी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।